नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 11.1 को। इसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं? तो हम लोग 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो वो जो हमने फॉर्मूले पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को पहला फॉर्मूला क्या बताया था? तो पहले में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन बताया था? जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास कोण। ठीक है, अब कोण में एक तो आपका परपेंडिकुलर हाइट होता है, इस जिसको हम लोग क्या करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मैंने लाइन खींची हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेडियस कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको हाइट दिखाई दे रहा है ये होता है आपका स्लांट हाइट, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एल का स्क्वायर करेंगे यानी कि स्लांट हाइट का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के। ठीक है, याद है ना, मैंने आपको बताया था। फिर इसी के साथ ही दूसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यानी अगर हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या कि इसका ये जो कर्व वाला पार्ट है ना दोस्तों, अगर हम इसका मतलब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हमने किसकी बात करी थी? तो टोटल सरफेस एरिया की बात करी थी। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर ये जितने भी आपको साइड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये देखो इसका कर्व वाला पार्ट और ये जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये भी इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? पहली बात तो पाई आर लिखने का, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है प्यारे बच्चों एल प्लस आर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे और यहाँ पर मैंने आपको वापस से रिवाइज भी करवा दिया, तो देख लीजिए इसको अच्छे से और याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमसे मतलब हमें कहा जा रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है टर्पोलिन। टर्पोलिन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग? हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों तिरपाल। जैसे कि मान लीजिए आपको टेंट बनाना है, तो टेंट आप कैसे बनाओगे? कोई ना कोई आपके पास मतलब कपड़ा रहेगा तभी तो आप उसका बनाओगे ना। तो यहाँ पे ये जो टेंट बनाया जा रहा है दोस्तों, ये किसका यूज करके बनाया जा रहा है? टर्पोलिन यानी कि तिरपाल का यूज करके बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी टुकड़ा रहेगा, कपड़े का ही समझ लेते हैं, यहाँ पे तिरपाल की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो वो जो हमारा टुकड़ा रहेगा वो कौन से शेप का होगा? जनरली अगर कोई कपड़े का टुकड़ा होता है, मान लीजिए आप दुकान पे जा रहे हैं कपड़े का टुकड़ा खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो जो कपड़ा होता है वो कौन से शेप में होता है? अच्छे से याद करो, सोचो। कभी ना कभी तो आप दुकान पे गए होंगे कपड़ा खरीदने के लिए, बताइए कौन से शेप का होता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं उस टुकड़े की, तो वो शेप होता है कुछ इस प्रकार का, यानी कि उसका शेप कैसा होता है दोस्तों? रेक्टेंगल के जैसा होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हम क्या क्या देखते हैं? एक तो हम लंबाई देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गया हमारा लेंथ और ये क्या हो जाता है बच्चों? ब्रेथ हो जाता है। रेक्टेंगल में 2 चीजें होती हैं, आप सभी को पता है, एक तो लेंथ होता है और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चे? ब्रेथ होता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या बताना है, हमें लेंथ बताना है। किसका लेंथ बताना है? टर्पोलिन यानी वो जो तिरपाल है ना उसका लेंथ बताना है। देखिएगा इसका जो विड्थ है, विड्थ मतलब क्या? ब्रेथ, जो कितना दिया गया है? 3 मीटर। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा टर्पोलिन है, ठीक है, जिसका ब्रेथ कितना दिया है प्यारे बच्चे? 3 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं 3 मीटर लिख देती हूँ। तो ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा ब्रेथ ऑफ टर्पोलिन मतलब तिरपाल। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि हमें इसी का यूज करके क्या बनाना है प्यारे बच्चे? हमें यहाँ पे टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट। ठीक है, जिसमें कोनिकल टेंट का हाइट कितना होना चाहिए? 8 मीटर। तो हाइट का मतलब क्या? जैसे आप देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो स्लांट हाइट, दूसरा परपेंडिकुलर हाइट। और मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि अगर स्लांट हाइट की बात की जाएगी तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि ये स्लांट हाइट है, लेकिन बस हाइट लिखा हुआ है तो आप समझ लो कि वो परपेंडिकुलर हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हाइट कितना दिया गया है दोस्तों? परपेंडिकुलर हाइट है, ध्यान रखिएगा, 8 मीटर। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे देखो जो रेडियस है, मतलब बेस का जो रेडियस है वो कितना दिया गया है, 6 मीटर का। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो बेस का रेडियस है, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, कोनिकल टेंट बनाएंगे जिसमें रेडियस कितना होगा, 6 मीटर हो जाएगा। ओके, फिर आगे यहाँ पे कुछ और बातें दी गई हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कपड़े का यूज करके, मतलब जो तिरपाल है इसका यूज करके हम टेंट बना रहे हैं, ठीक है। और टेंट का डायमेंशन कितना दिया है, टेंट में हाइट दिया गया है 8 मीटर और उसका रेडियस है प्यारे बच्चे 6 मीटर का, ठीक है। तो आप बताइए कि इस तिरपाल का लेंथ कितना होगा, वाइट विड्थ, मतलब यहाँ पे जो इसका ब्रेथ है वो तो ऑलरेडी दिया गया है, बस अभी हमको ये लेंथ का पता लगाना है। तो कैसे करेंगे हम? और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़े की सिलाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप कपड़ा दुकान से लेकर के आए और आपने कहा कि मुझे क्या करना है, शर्ट सिलवाना है। तो जब दर्जी शर्ट सिलता है तो उसमें से कुछ टुकड़ा वगैरह भी निकलता है, कुछ वेस्टेज भी निकलता है ना। वैसे ही जब हम ये टेंट बना रहे थे तो यहाँ से भी कुछ वेस्टेज निकला। कितना वेस्टेज निकला है, देखो यहाँ पे बताया गया है 20 मीटर का, 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज भी निकला है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे? ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, देखो अगर आप टेंट बना रहे हो, ओके, तो टेंट में जो भी आप तिरपाल लगा रहे हो प्यारे बच्चे, मान लीजिए आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये तिरपाल का एरिया और ये जो हमारे पास कोन है, मतलब जो हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखो इसी कपड़े का यूज करके तो हम बनाएंगे ना टेंट को। और देखो कर्व सरफेस एरिया बोला मैंने, मतलब ये घुमावदार वाला पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मत लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा, मान लीजिए हम टेंट बना रहे हैं तो नीचे वाला हिस्सा थोड़े ना बनाएंगे, बस ऐसे ही ये वाला जो कर्व वाला पार्ट है ना दोस्तों, हम यही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ टर्पलिन है और ये एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और एरिया में भी इसका कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर लिखना कैसे है। देखो यहाँ पे आपको लिख देना है, पहली बात तो सॉल्यूशन देखिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये कोन के रिलेटेड, मतलब जो कोनिकल टेंट है इसके रिलेटेड क्या क्या बातें बताई जा रही है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाइट मतलब, हाँ, ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट यहाँ पे बच्चों कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसका रेडियस कितना दिया है, एंड इट्स रेडियस, ठीक है। इट्स रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे कितना दिया गया है, 6 मीटर का है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं टर्पोलिन की बात करूँ तो इसमें ब्रेथ कितना है बच्चों, वो है 3 मीटर का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ब्रेथ यानी कि b, ठीक है, टर्पोलिन इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। इसको मैं थोड़ा ना कलर कर देती हूँ, लो भैया इससे हम कलर कर देते हैं, नहीं पीला ही करते हैं, यस लीजिए। और ये दोनों फिगर्स को उधर लेकर के चले जाते हैं, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इनको ना उधर शिफ्ट करती हूँ, यस, ठीक। तो अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका पूरा एरिया, मतलब जो एरिया होता है, जैसे इसका एरिया, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कोनिकल टेंट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम एक लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एरिया ऑफ, समझिएगा ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ टर्पोलिन इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। और ये कैसे मैंने लिखा, आपको समझ में आया ना, ये रिलेशन आपको पता चला ना कैसे लिखा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं ये टर्पोलिन की, तो इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल के जैसा है, यानी कि इसमें हम लोग रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बताइए मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यही बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसी के साथ ही अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट की बात करूं, तो देखो ये जो टेंट बना रहे हैं हम, किसके जैसा है, कोन के जैसा है, यानी इसमें कोन वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, पाई r l होता है, ठीक है जी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे,
करेंगे, यहाँ पर ना वैल्यूज को पुट करेंगे। तो प्यारे बच्चों रुको, ये देखो ध्यान से, इसका जो मतलब स्लांट हाइट है वो हमने स्मॉल लेटर के एल से दिखाया है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को सिमिलर नहीं दिखाते, इसको ले लेते हैं कैपिटल एल, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एल मान लेते हैं। जो हमारा तारपुलिन है इसके लेंथ को हमने क्या मान लिया है बच्चे, कैपिटल एल मान लिया है। और क्यों माना है, क्योंकि ये भी एल है, देखो भाई ये भी आपका एल है और ये भी एल है, तो दोनों में कंफ्यूजन का चांस हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल एल मान लिया और इसको हमने स्मॉल एल माना, ठीक है। तो कहाँ पर मैंने एल लिखा हुआ था, एल लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा था, ठीक है। चलो अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखेंगे L इंटू बी कितना है, ब्रेथ कितना है हमारे तरपुलिन का, तो देखो बच्चों 3 मीटर, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, जी हाँ, पाई का वैल्यू देखो हमें क्या लेना है दोस्तों, 3.14 लेना है। तो इसीलिए पाई का वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई, 3.14 ले लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.14 इंटू आर। आर फॉर क्या होता है दोस्तों, रेडियस होता है, जो यहाँ पे कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। और अब हम बात करेंगे स्लांट हाइट की। तो क्या आपको कहीं पे भी स्लांट हाइट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले इसका स्लांट हाइट निकालना होगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्लांट हाइट जो है वो भी इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको भी नीचे ही लेके आ जाते हैं, रुको मैं बताती हूँ। यहीं पे हम स्लांट हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके चलो यहाँ पे लिखते हैं कि रुकिए, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि एल, ओके, ऑफ कोनिकल टेंट। टेंट क्या होगा बच्चे बताओ जरा। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने क्या रिलेशन देखा था कि एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बताइए। देखिए एल का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ से हमने ये स्क्वायर हटा दिया और इन दोनों को हमने रूट के अंदर भी अंदर डाल दिया। ये भी रिलेशन तो मैंने आपको बताया था भाई, देखो दोनों का मतलब सेम है। इसको हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, रूट के अंदर आप ये ले लो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दो, यानी ये स्क्वायर यहाँ से हटाया तो रूट इधर आ गया, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो h कितना है आप देख सकते हैं 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस r कितना है भैया 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करने पे हमको 60 मिलेगा और 6 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा 36। अब इन दोनों को हम लोग ना प्लस कर देते हैं, रुकिए मैं आपको प्लस करना सिखाती हूँ। यहाँ पे आएगा L विच इज इक्वल टू, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 64 प्लस 36 करेंगे तो 100 आएगा। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है प्यारे दोस्तों, तो 10 होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा हम लोगों को। मतलब जो स्लांट हाइट है ना बच्चे, वो हमको कितना मिल गया, 10 मीटर मिल चुका है, ठीक है। ये किसका मिला है, कोनिकल टेंट का। तो अब बताओ L की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, वेरी सिंपल। तो ये लीजिए L की जगह पे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। कोई परेशानी बताओ जरा, नहीं ना, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको लेंथ मिलेगा, पक्का मिलेगा, मैं कह रही हूँ ना। देखो अब ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 को हम उस साइड लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3.14 इंटू 6 इंटू 10, 3 इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। तो ये देखिएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पर आ गया 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये जो भी नंबर्स बचे हुए इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 6.28 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे बच्चे, 10 में करेंगे। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 62.8 मीटर, ओके। ये हमको क्या मिल गया, लेंथ ऑफ टर्पुलिन मिल गया, ठीक है। समझ में आया ये कैसे आया, देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फिर यहाँ पे देखो 6280 आएगा बराबर। यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 0 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, इसीलिए 62.80 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ टर्पुलिन, ठीक है। हमें यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि लेंथ ऑफ टर्पुलिन, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे कितना मिला है प्यारे बच्चे, 62.8 मीटर। लेकिन रुको, अभी कहानी खत्म नहीं होती, ये हमारा फाइनली आंसर नहीं है। अभी देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में एक और बात तो दी गई थी, सुनिए ध्यान से। हमें लेंथ तो बताना है, ठीक है भैया ठीक है। आगे देखो इधर क्या लिखा था कि आप ऐसा अज्यूम करो कि जब हम ये टेंट बना रहे हैं तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा वो जो तिरपाल है निकल रहा है, उसका लेंथ कितना है, तो वो है 20 सेंटीमीटर का। आप ऐसा अज्यूम करो, मतलब
मतलब देखो भाई इतना कपड़ा तो इतना तो लेंथ रहेगा ही, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नो डाउट इतना तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही ये जो 20 आपको दिखाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर ये भी तो रहेगा, क्योंकि वो हमने भले ही काट के निकाल दिया हो बट ये कपड़े के अंदर इंक्लूडेड तो था। जैसे आप शर्ट बनाने के लिए दे रहे हो दर्जी के पास, लो भैया शर्ट बना देना, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने 10 मीटर का जो कपड़ा है वो उनको दे दिया कि लो जी आप शर्ट बना दीजिएगा, ठीक है, मतलब उसका लेंथ था 10 मीटर, ठीक है। अब काटने पीटने में जो भी है आपका निकल गया, मान लीजिए 2 मीटर का जो है वो वेस्टेज निकल गया। ओके, तो बताइए कि आपका जो शर्ट बन करके तैयार हुआ है वो कितने मीटर का बन करके तैयार हुआ है, तो आप इसको माइनस करेंगे और बताएंगे कि इसका लेंथ कितना, यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे तो बताएंगे कि 8 मीटर, ठीक है, ऐसे ही बताएंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि ये जो हमने निकाला है ये तो वो वाला लेंथ है जब हमने वेस्टेज को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन वेस्टेज को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो कपड़ा मतलब इतना पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड था, वो भले ही हमने बाद में निकाला बट था तो सही, ठीक है। तो इसीलिए अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं पहले तो एक लाइन खींच देती हूँ, ठीक है जी, लाइन खींच दिया हमने। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है, तो क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, इसको भी हमें ना मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब ये मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये आपका 20 सेंटीमीटर है, अब इसे ना हमको मीटर में चेंज करना है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्या मालूम है आप लोगों को कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है भाई, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, ध्यान रखो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के डिवाइड, जी हाँ बिल्कुल सही, हमें ना डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, यानी हम 20 को क्या करेंगे बताओ जरा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम ना कहाँ से कहाँ पे आ रहे हैं, तो बड़े से यहाँ पे छोटे से बड़े में जा रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़े में जाते तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0.2 हमको मिलेगा। तो ये देखो ये जो 20 सेंटीमीटर था वो मीटर में चेंज हो चुका है, जो कि हमको मिला है 0.2 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली हम इसका आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टर्पुलिन, ठीक है। क्या होगा, तो ये जो मिला है हम लोगों को लेंथ ऑफ टर्पुलिन 62.8 और इसमें हम लोग प्लस कर देंगे बच्चे 0.2 को, ठीक है। अब दोनों को जोड़ करके बताओ भैया कितना आएगा, तो 8 2 10 का 0 1 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, यानी कि 63 आ जाएगा, 63 मीटर। ओके रुकिए मैं यहाँ पे ठीक से लिख देती हूँ बच्चे, 63 मीटर। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे किया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 63 मीटर आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बच्चे वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अच्छे से देख लो इसको, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है कि द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चे, कोनिकल टोम है। कोनिकल टोम का मतलब क्या कि उसका शेप कैसा है, कोन के जैसा है, ठीक है। जिसमें इसका क्या क्या दिया है बच्चे, तो इसका ना स्लांट हाइट दिया है। जैसे मान लो कि यही आपका टोम है जिसका शेप कैसा है, कोन के जैसा है, बराबर। तो इसमें बच्चों स्लांट हाइट दिया गया है, बोलो भैया कितना दिया है, 25 मीटर। यानी कि एल का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 25 मीटर। और इसी के साथ ही इसका क्या दिया है दोस्तों, देखो क्या लिखा है कि बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम। मतलब इसका यहाँ पे ये जो डायमीटर है ना बच्चे वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है बल्कि क्या दिया गया है, डायमीटर। तो अगर हमारे पास डायमीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखो ये आपका डायमीटर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है।
बोलो ये कितना दिया है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है 14 मीटर। ओके, तो अगर हमारा डायमीटर है 14 मीटर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा, चलो बता दो जल्दी से। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यानी कि रेडियस हमको कितना मिलेगा, 7 मीटर मिलेगा। यानी हम क्या कर देंगे बच्चों, 14 का आधा कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, ये जो कोनिकल टोम्ब है ना दोस्तों, यहाँ पे हमें करवाना है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या हुआ, आप समझ लो कि इसके ऊपर हमको पेंट करवाना है। ठीक है, तो ये इसके कर्व सरफेस एरिया पे देखो यहाँ पे लिखा भी है बराबर। और अगर उसकी कॉस्ट कितनी होती है, मतलब इसका रेट यहाँ पे दिया गया है बच्चे, कितना दिया गया है, तो 210 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी 100 स्क्वायर मीटर अगर आप ये व्हाइट वॉशिंग कराओगे ना, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 210 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट बताना है कि इस पूरे का अगर हमको व्हाइट वॉशिंग करवाना है तो फिर कितना पैसा लगेगा, वो आप बता दो। ठीक है, तो अब ये हम कैसे करेंगे, तो देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो कोनिकल टोम्ब है इसका कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा पहले, तो है ना। तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर उसके बाद हम टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। लीजिए भैया, हमने लिख दिया। अब चलो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एल होता है। तो ये लीजिए, मैंने ब्रैकेट के अंदर एल लिख दिया। ओके, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल टोम्ब, ये कितना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 25 मीटर। ये लीजिए बच्चे, हमने लिख दिया 25 मीटर। ठीक है, एंड इट्स डायमीटर यानी कि डी, ये कितना दिया, मतलब कितना दिया गया है, 14 मीटर दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो अगर डायमीटर आपका 14 मीटर है तो फिर यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर आर विल बी d/2 का मतलब क्या होता है, 14/2 यानी कि 7 मीटर। ओके, तो ये हमको रेडियस मिल गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, आप सोचेंगे हमने रेडियस क्यों निकाला, तो बच्चे रेडियस हमने इसीलिए निकाला क्योंकि जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं ना, तो उसमें रेडियस की हमको जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने रेडियस निकाला। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। ओके जी, अब उसके बाद ना हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे, तो इसी कोन का। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब। ठीक है, तो इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा हमारा कोन वाला y, बिकॉज इसका शेप कैसा है, तो कोनिकल है, कोन के जैसा है। तो बताओ बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया गया है, यानी हम क्या ले लेंगे, 22/7 ले लेंगे। r अभी हमने निकाला था बच्चे 7 मीटर, और L कितना है आप देख सकते हैं, स्लांट हाइट इज 25 मीटर। तो ये लीजिए बच्चे, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो देखो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर इन दोनों का हम लोग आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 2 ज़ा 50, 50 का 0 5 आ गया। 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 550। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, ये हमको मिलता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टोम्ब। ओके, तो हमने सही आंसर निकाला है, एक बार मैं जरा चेक कर लेती हूँ। तो 25 2 ज़ा 50, 5 आ गया, 25 2 ज़ा 50 और हाँ 55। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक की कहानी तो हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे बच्चों रेट दिया गया है कि अगर हम ये व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं तो 100 स्क्वायर मीटर का पैसा कितना लगता है, 210 रुपया लगता है। तो यहाँ पर हम पहले रेट लिख देते हैं कि सिंस हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसका यहाँ पे रेट कितना दिया है बच्चे, तो वो दिया गया है, देखिएगा 210 रुपीज, 210 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर का पैसा कितना लगेगा, इतना लगेगा। तो बता दो जरा कि इतने का कितना पैसा लगेगा। तो चलो अब फाइनली हम टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग
क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो भाई फॉर्मूला बहुत इजी है। इसका जो एरिया है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे हम लोग एरिया, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट से। अब देखो इसके ऊपर बहुत आपको अच्छे से ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या क्या मतलब क्या क्या कैसे दिया गया है। देखो दोस्तों एरिया जो है ये हमको कितना मिला है, तो 550 मिला है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब रेट यहाँ पे कितना दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया है 210, लेकिन ये 210 रुपया कितने स्क्वायर मीटर का है, तो 100 स्क्वायर मीटर का है, ओके। तो मान लीजिए देखिए ये 210 जो है ना ये 100 स्क्वायर मीटर का है, 100 स्क्वायर मीटर का। मुझे तो बस 1 स्क्वायर मीटर का चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको ना 100 से डिवाइड कर दूंगी, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। ये 210 तो 100 का दिया है, तो एक का अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल सही, 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में कैसे किया, क्योंकि ये 210 तो 100 का है, एक का नहीं है, एक का निकालो पहले, 210 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एक का मिलेगा, ठीक है। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस इतना होता है तो फिर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे कुछ कट रहा है तो 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब 21 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है बच्चे, ये 55 में करना है। चलो करते हैं, तो 21 फाइजा कितना होता है, 21 फाइजा, आ जाओ यहाँ पे अच्छे से मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। यस, 1 फाइजा 5, 1 फाइजा 5, 2 फाइजा 10 और 1 आ गया, 2 5 से 10 1 11, तो यहाँ पे आएगा 5 5 1 1, यानी 1155 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1155, समझ में आया। 21 5 105, फिर यहाँ पे आ गया 10, 21 5 105, 105 प्लस 10 करेंगे तो 115, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कॉस्ट हमको मिल चुका है, कितना मिला है, तो ₹1155, यानी कि 1155 रुपया लगेगा, तब जाके इसका जो पूरा पेंटिंग वगैरह है वो हो पाएगा इस कोनिकल डोम का, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, तो ये है आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है कि अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जैसे जोकर का आप लोगों ने कैप देखा होगा, उसका शेप कैसा होता है प्यारे बच्चे, कोन के जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो जोकर का कैप है वो कैसा है, कोन के जैसा है, बराबर। अब देखो इसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसमें जो कोन का बेस होता है इसका रेडियस कितना है बच्चे, 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये रेडियस लिख देती हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये लीजिए भाई, ये हमारा मान लीजिए कि कैप है जिसमें रेडियस कितना बताया जा रहा है, 7 सेंटीमीटर का बताया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइट के बारे में बातें बताई जा रही है कि ये है 24 सेंटीमीटर का। अब अगेन हाइट हमारे पास दो होते हैं, एक तो स्लैंट हाइट होता है, दूसरा परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो कौन सा हाइट हमें यहाँ पे लेना चाहिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है, क्या नहीं मेंशन किया है, तो क्या लेने का, जी हाँ बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर हाइट को ही कंसिडर करने का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ना प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे दिया गया है 24 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे मान लीजिए कि ये हम कैप बना रहे एक शीट की मदद से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बात बतानी है कि अगर हमें ऐसे कितने कैप्स बनाने हैं, 10 कैप्स बनाने हैं, तो बताओ कि उस शीट का एरिया कितना होगा। जैसे मान लो इस शीट की मदद से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम बना रहे हैं ये कैप को, ठीक है। तो अब ऐसे हमको कितने कैप्स बनाने हैं, 10 कैप बनाने हैं। तो फिर बताइए कि कितना हमको शीट चाहिए होगा, मतलब शीट का एरिया कितना रहेगा कि ये जो कैप है ये बन पाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो कैसे करोगे, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। बताओ क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो देखो दोस्तों आपने कैप देखा होगा, कैप में नीचे वाला हिस्सा तो खाली ही रहता है, बस ये कर्व वाला पार्ट। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कागज है, मुझे बनाना है कैप, यानी कि मान लो ऐसे इस प्रकार से कोन बनाना है, ठीक है। तो जब मैं कोन बनाऊंगी तो ऐसा थोड़े ना है कि उसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो इसका सर्कुलर वाला पार्ट है, वहां से भी उसको ढक दूंगी, नहीं, वो तो हमारा खुला ही रहेगा। बस ये कर्व वाला पार्ट ही हमें क्या करना पड़ेगा, वो कागज से मोड़ करके बनाना पड़ेगा, है ना।
यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के बारे में ही बोला जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। जब आप कैप बनाओगे तो खाली बस इसके ऊपर तो ध्यान दोगे, ऐसे गोल गोल घुमाओगे, कैप आपका बन जाएगा। नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी शीट या फिर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सिर के अंदर चला जाता है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, बराबर। तो एक कोन का हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, एक कोनिकल कैप का। ठीक है, तो जो हमारा एक कोनिकल कैप का वो एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 कैप हमको वैसे बनाने हैं, वो तो बस एक का ही होगा ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा कि कितना शीट हमको चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली बात तो ये है। ठीक है, चलो बच्चों लिखते हैं। क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे जो मतलब कैप है उसका रेडियस और हाइट दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि रेडियस यानी कि r, ओके, एंड हाइट मतलब h, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कैप इज यहाँ पे कितना दिया है भाई, 24 सेंटीमीटर। सीधा सीधा ऐसे लिखो ना, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ कैप विच इज इक्वल टू, जो यहाँ पे दिया गया है बच्चे 7 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइट भी दिया गया है, तो इधर मैं हाइट लिख देती हूँ, एंड इट्स हाइट, ओके, एंड इट्स हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट मतलब h, जो यहाँ पर कितना दिया है प्यारे बच्चे, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कैप, क्योंकि यहाँ पे कैप की बात की जा रही है, जो करके कैप की बात की जा रही है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, बताओ जरा। तो पाई आर एल, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे। रेडियस चाहिए तो रेडियस यहाँ पे 7 दिया गया, लेकिन क्या हमारे पास एल है, नहीं है। यानी कि क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल सही, पहले तो एल यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं थोड़ा और नीचे लेके आती हूँ और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ये L। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर h² प्लस r का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो h कितना है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस r कितना है बच्चे 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, तो यहाँ पर मैंने 576 लिख दिया। 7 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 49 आएगा। फिर अब इसको सॉल्व करो, तो 9 6 15, 15 का 5, 1 आ गया, 7 4 11, 1 12 का 2, फिर से 1 आ गया, 5 1 6, यानी कि 625 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 625। तो मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है, 25 होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा स्लांट हाइट है वो कितना हो जाएगा, वो हमको मिलता है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है स्लांट हाइट ऑफ दिस कोनिकल कैप। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बच्चों आइए वैल्यू रखते हैं। चलो देखो, इसका वैल्यू हम रखेंगे 22/7। आर कितना है भाई 7 है, और एल कितना है दोस्तों 25 है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, तो ये देखो 7 से 7 कट जाएगा। अब अगेन 25 का मल्टीप्लाई हमें 22 में करना है, तो चलिए बच्चे करते हैं। तो 25 2 सा कितना होता है 50, 5 आ गया, 25 2 सा 50, यानी कि 550 आ जाएगा, बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल कैप, ये हमको कितना मिलता है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला है प्यारे बच्चे, ये बस एक कैप का है। कितने कैप का है, ओनली 1 कैप का है। अब ऐसे हमको कितने कैप्स बनाने हैं दोस्तों, तो 10 कैप बनाने हैं। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमको फाइंड करना था एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, है ना। तो चलो फाइनली हम यही लिखते हैं कि नाउ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शीट, इसके लिए क्या करना होगा। तो देखो दोस्तों, ये जो हमने एक कैप का यहाँ पर निकाला है कर्व सरफेस एरिया, उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप
मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे बताइए, कितने कैप बनाने हैं 10 ना, तो यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप का कर्व सरफेस एरिया कितना आया है भाई, तो ये हमको मिलता है 550, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा 5 5 और यहाँ पे 00, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हमको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, शीट चाहिए होगा, और तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इस प्रकार से जो टोपी है यानी कि जो कैप है जोकर का कैप वो हम बना पाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड कितना आ गया बच्चे, तो वो हमको मिल गया 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं इसको, है ना, रुको हो गया ना, चलो ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, लास्ट में आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट तो बनाने आता ही है, आप ऐसे लिख लेंगे कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसका आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए भाई इसको भी देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो देख लिया आप सभी लोगों ने, चलो मैं अगले सवाल पे आ जाइए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे 8वें क्वेश्चन की। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8, काफी लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन करो बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है और चीजों को समझते जाना है। ठीक है, एकदम आराम से करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी हमको तेजी नहीं है, आराम से करेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो देखो भाई पहले तो ये देख लो कि रूट ओवर 1.04 का वैल्यू दिया गया है 1.02। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या क्या बताया जा रहा है सुनेंगे सब लोग ध्यान से। इसमें कहा जा रहा है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब समझो। जैसे हम देखते हैं ना कि रोड वगैरह पे आप देखते होंगे कि कोनिकल शेप में कुछ लगाया हुआ होता है, जैसे कि मैंने भी देखा था एक बार, क्या हो रहा था कि हमारे इधर का रोड बन रहा था। ठीक है, अब रोड पे गाड़ियां वगैरह सब जाती हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, आधे रोड को मतलब गाड़ी जाने के लिए जगह छोड़ रहे थे और आधे आधे रोड को बना रहे थे ताकि लोगों को आने जाने में भी परेशानी ना हो और जो रोड है वो भी ठीक प्रकार से बन पाए। ठीक है, तो वहां पे वो लोग क्या करते थे, जितनी दूरी में उन्होंने रोड को बनाया रहता था वहां पे वो लोग ऐसा कोन के जैसा ना बैरिकेडेड लगा देते थे, मतलब वहां पे वो लगा देते थे, ऐसे खड़ा कर देते थे ताकि दूर से ही दिख जाए कि इधर रोड बना हुआ है और लोग इधर एंट्री ना मारे। ठीक है, तो ऐसे था। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि हमने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो रोड था ना दोस्तों, इस पे कितने ऐसे कोनिकल शेप के, मतलब कितने ऐसे कोन जैसे लगाए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 लगाए, 50 हॉलो कोन्स, मतलब 50 कोन्स इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ये रोड पे लगा दिया है। ठीक है, फिर आगे देखो, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, मतलब हर एक कोन का जो डायमीटर है बच्चे, बेस का डायमीटर वो कितना है 40 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है 1 मीटर। ठीक है जी, फिर आगे लिखा हुआ है कि इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर स्क्वायर मीटर, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास कोन है, जो हमने ये कोन लगाए हुए हैं वो रोड के ऊपर, ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, उसके ऊपर ऊपर पेंटिंग करना है, यानी ऊपर ऊपर मतलब ये कर्व वाले पार्ट पे मुझे पेंटिंग करनी है, और अगर पेंटिंग का खर्चा कितना है, रेट कितना है, तो ₹12 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना, ₹12। तो फिर आप बताइए कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये अगर 50 के 50 कोन को हमको कलर करना है तो बताओ भैया कितना लगेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों क्वेश्चन तो हम समझ गए, लेकिन भैया सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे ये भी तो समझना चाहिए, है ना। देखो बहुत इजी है, करना क्या है आपको, पेंट आप कहाँ पे कर रहे हो, तो इसके कर्व वाले पार्ट पे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे कितने कितने कोन्स का, 50 का, क्योंकि 50 कोन्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जितना भी एरिया आएगा 50 कोन्स का जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 12 से, और 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है, इतना है, तो फिर जितना भी स्क्वायर मीटर आएगा तो उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिलेगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो चलो भाई अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, राइट। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जरा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा कोन है, मतलब हाँ कोन ही है, तो उसका क्या क्या दिया है, बेस डायमीटर दिया गया है और उसका हाइट दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि डायमीटर, ठीक है, पहले हाइट लिख देते हैं। अच्छा हाइट में भी कौन सा हाइट, देखो यहाँ पे अगेन ये हाइट दिया है, हाइट मतलब खाली बस हाइट दिया है, नहीं कि परपेंडिकुलर हाइट। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि हाइट मतलब h ऑफ द कोन,
इज इक्वल टू, बोलो भाई कितना, तो ये है हमारे पास हाइट कितना है दोस्तों 1 मीटर का, राइट, ये हमने लिख दिया। और इसी के साथ ही इसका डायमीटर कितना है बच्चे, एंड डायमीटर, तो देखो डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर को हम लोग डी से दिखाते हैं, जो यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, तो 40 सेंटीमीटर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक और बात, देखो ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, कर दी ना गड़बड़, ओ देखो ये है सेंटीमीटर में और ये दे दिए हैं भाई मीटर में, तो क्या किया जाए, किसको सेंटीमीटर और किसको मीटर में चेंज किया जाए, क्योंकि सॉल्व करने के लिए दोनों का यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको पता चलेगा, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर का प्राइस दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, ये सेंटीमीटर को ना मीटर में बदल लेते हैं। पहले लिखो, ये डायमीटर हमने निकाला, अब इसकी मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे। आर फोर क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस क्या होगा दोस्तों, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, ओके। अब इसे हमें मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट कि होता क्या है, हमको क्या मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो इतना मीटर होगा। देखो 20 को आप क्या करोगे दोस्तों, 100 से डिवाइड कर दोगे, राइट। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि वी नो दैट 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। चलो अब इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मीटर, राइट। तो ये है हमारा प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ दिस कोन, ओके, ध्यान में रखिएगा, तो 0.2 मीटर है, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ जी हाँ समझ में आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, रुकिए, ये देखिए रेडियस हमको मिल चुका है दोस्तों 0.2 मीटर का, और इसी के साथ ही इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे कितना दिया गया था, 1 मीटर दिया गया था। दिख रहा है ये वाला कलर, नहीं दिख रहा होगा मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं इसको ब्लैक से लिख देती हूँ 1 मीटर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास स्लांट हाइट भी होना चाहिए था, यानी स्लांट हाइट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको एक रिलेशन बहुत अच्छे से पता है, सिंस वी नो दैट कि L इज इक्वल टू क्या होता है, √h² प्लस r का स्क्वायर। तो बच्चों h कितना है, यानी कि हमारा जो h है परपेंडिकुलर हाइट, वो कितना है दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर r कितना है 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.2 का स्क्वायर हमको कितना मिलेगा, क्या लगता है आप लोगों को, बताओ जरा। तो 0.2 का स्क्वायर आएगा, मैं अगर आपको बताऊं तो 0.04 आएगा। अच्छा ये कैसे आ गया बताओ जरा। तो देखो 0.2 का मल्टीप्लाई अगर आप 0.2 में करोगे तो 2 2 4 आएगा। फिर देखो इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है, इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी पीछे से 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको मिल जाएगा 0.04, बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, चलो बताओ। 1 प्लस 0.4, देखो ऐसे करना है, 1 प्लस 0.04, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 लगा दो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यानी कि 1.04 आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.04। अब देखो इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, नहीं, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया है पहले ही कि √1.04 का वैल्यू कितना आएगा 1.02। तो ये लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया 1.02 मीटर, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, स्लांट हाइट मिल गया, बोलो भाई कितना, तो 1.02 मीटर, ठीक। चलो यहाँ तक की भी बातें आप समझ गए होंगे। अब हमें फाइनली क्या करना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, किसका, ये कोन का। तो चलो अब इसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज पे, आइए नेक्स्ट पेज आ जाओ। यहाँ पे अब मैं लिखूंगी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, व्हाट इज द फॉर्मूला, बताओ भाई फॉर्मूला क्या था हमारे पास। तो ये फॉर्मूला था प्यारे बच्चों πr/l, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, देख लो जरा। तो पाई का वैल्यू इन्होंने कहा है कि आप ले लेना 3.14, तो चलिए बच्चे हम यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं पाई का वैल्यू, ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आर हमने यहाँ पर निकाला था, आप देख सकते हैं, ये देखिए 0.2 मीटर, तो आर की जगह पे हम लिख देंगे 0.2, और इसी के साथ ही ये जो आपका एल है, एल कितना है 1.02, तो ये लीजिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1.02, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक साथ, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम ये जो कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ये बस
एक कोन का है, ठीक है। ऐसे हमें 50 कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अभी तो हम एक का ही निकाल रहे हैं, तो हम ना अभी इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, देखो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो इधर से 2 डिजिट, इधर से 1 डिजिट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पॉइंट, यानी कि 0.628 आएगा। फिर इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा 1.02 से। तो अभी फिलहाल के लिए पॉइंट को आप भूल जाइए और पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, हम पॉइंट ना बाद में लगा देंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें 100 + 2 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई देखो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। जैसे कि देखो ये 102 है, तो 102 को हम लोग 100 + 2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 62800, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 1 5 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 6 5 8 2 10 का 0 1 आ गया, यहाँ पे 4 और ये 6, यानी कि कितना आया, देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 64056। ओके, देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस ये मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने का ये एक तरीका होता है कि आप ना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 628 था, फिर 102 को हमने कैसे लिखा, तोड़ के लिख दिया, स्प्लिट करके लिख दिया 100 + 2। फिर 100 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 62800 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो कितना आया, 2 8 ज़ा 16 1, 2 2 ज़ा 4 1 5 और 2 6 ज़ा 12, 1256 आ गया। फिर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो देखो यहाँ पे 6 इधर प्लस किया, 5 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 6, ठीक है। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, तो देखो दोस्तों इधर देखो 2 डिजिट के बाद इधर है, इधर 3 डिजिट, यानी कि टोटल 5 डिजिट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, काउंट करो पीछे से, 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट हम लगा देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यह आपने देखा ना, यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, कितना आया, 0.64056 स्क्वायर मीटर, राइट। अब ऐसे करके कितने कोन्स हम वो रोड के ऊपर लगा रहे थे, तो 50, तो 50 कोन का यहाँ पे हमको एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगी कि नाउ एरिया ऑफ, ऐसे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है। या फिर आप कैसे लिखोगे, रुको हम ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट, ऐसे लिखते हैं कि एरिया ऑफ 50 कोन्स, राइट, एरिया ऑफ 50 कोन्स, बराबर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा बताइए, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन मल्टीप्लाइड बाई 50। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन मल्टीप्लाइड बाई 50, क्योंकि 50 की बात की जा रही है ना। तो अब जो आंसर आया है उसमें हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हमको कितना मिला था दोस्तों, को एक कोन का, तो ये मिला था 0.64056। अब इसमें हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो बच्चों करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करना होगा, देखो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 5 6 ज़ा 30, 3 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 25 + 3 करेंगे तो 28, तो 2 आ गया, 5 0 0, फिर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और 5 4 ज़ा अगेन 20 का 0, 2 आ गया, 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 करेंगे तो 32 आएगा, राइट। और ये वाला 0 यहाँ पर था, लीजिए बच्चे हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर लगाया जाएगा बताओ, तो देखो यहाँ पे 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका पॉइंट, ठीक है। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। अब देखो दोस्तों पॉइंट के बाद 0, मतलब उसको हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 32.028 बस स्क्वायर मीटर, राइट। तो ये 50 कोन्स का हमने क्या निकाल लिया है, एरिया निकाल लिया है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब जितने में हमको पेंटिंग करनी थी वो हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया है। बात समझ में आई। देखो ये जो दोनों 0 थे ये पॉइंट के बाद थे, तो आप उसको मतलब चाहो तो लगाओ, वरना आप उसको हटा सकते हो, तो मैंने उसको हटा दिया। और यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि ये वाला 0 फिर क्यों नहीं हटाया, तो बच्चों इसके पीछे कारण था ना। क्या कारण था, क्योंकि ये देखो 0 बीच में आ रहा है, ये लास्ट में आ रहे थे, इसके लिए इसको हमने हटाया, ठीक है। चलो बाकी सब तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि रेट ऑफ पेंटिंग इधर दी गई थी। देखो यहाँ पे पेंटिंग का कॉस्ट दिया गया है, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि रेट ऑफ पेंटिंग,
पेंटिंग का रेट कितना दिया गया था, ₹120 स्क्वायर पर 120 नहीं 12 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा देखो 12 पर स्क्वायर मीटर ये दिया गया था, बराबर। तो अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे 50 कोन्स का। ओके, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए जरा। तो ये जो एरिया हमको मिला है इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना आता है, वो 12 रुपए आता है। तो इतने स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, तो इसके लिए 12 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 32.028 में हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, किससे, 12 से। अब चलो इधर मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो 32028 यही था ना। अभी पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। फिर ये 12 से हमको मल्टीप्लाई करना है, चलो करते हैं। कैसे होगा, 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। फिर 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, प्लस करते हैं 6 8 5 13 का 3, इधर 1 आ गया, 2 1 3, यहाँ पे 4 6 2 8 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको ये कितना मिलता है, तो 384,336। ओके, पॉइंट हम कितने नंबर के बाद, मतलब कितने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो देखो इधर से 3 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पे देखो हमने ये पॉइंट लगा दिया। तो ये हमको मिल गया है प्यारे बच्चों, क्या मिला है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। और यही तो हमको फाइंड करना था, बोला था ना आपसे कि अगर ये 50 हॉलो कॉन्स को हमें क्या करना है, पेंटिंग करवाना है, तो बताओ कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, है ना। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कॉन्स। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 384.336 रुपीज। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ₹384 आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 4, मतलब ये 3 के आगे 6 था ना, तो इसको हमने 4 बना दिया, राइट। मतलब एग्जाम में अगर आप इतना आंसर लिखोगे तो भी राइट है, कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। बाकी हमने इसको यहाँ पे ये 3 की जगह पे 4 लिख दिया, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 के आगे 6 था, यानी 5 से बड़ा नंबर था, तो इसके नजदीक में कौन सा इंटीजर आएगा, तो 4 ही तो आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि 3 के बाद तो 4 ही आता है, ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये होता है कंप्लीट। इसका आधा सॉल्यूशन इधर है और आधा सॉल्यूशन इधर है, ठीक। तो यहाँ पर फाइनली एक्सरसाइज 11.1 होता है कंप्लीट। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने 1 to 4 किया था, मतलब 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस किए थे, और आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके आगे क्या आएगा बच्चों, तो इसके आगे आएगा हमारा 11.2। ओके, और 11.2 में ही हम जानेंगे वो जो 2 फिगर्स हमारे बचे हुए थे, स्फीयर और हेमिस्फीयर। कोन तो हमने समझ लिया, लेकिन अभी स्फीयर और हेमिस्फीयर बचा हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।